हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 13 मई 2026 बुध का दिन पाकिस्तान की बड़ी खबरें और उन पर मुख्तसर मगर फौरी और क्विक तज्जिया लेकर हाजिर हो चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोल 414 रुपए फी लीटर के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक कंपनी जिसका नाम माउंटेन वेंचर्स है, उसने तज्जिया करके बताया है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल हुकूमत आपको बेच रही है, उसमें हर लीटर पर 145 रुपए हुकूमत की जेब में जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 40% बनती है उस कीमत का जो आप अदा करते हैं। यानी कि अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें से 40 रुपए हुकूमत की जेब में जाते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पेट्रोल पेट्रोल की जो लेवी है, जिसको पीडीएल कहा जाता है, उसमें शामिल है, जो कि 117 रुपए है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी 24 रुपए है। और इसके अलावा 2.5 रुपए जो है वो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है। जी, माहौल को साफ करने के लिए भी आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल की जो असल कीमत जो बनती है आपको देनी चाहिए, वो 246 रुपए फी लीटर है। मगर हुकूमत आपसे इसका 415 रुपए, माफ कीजिएगा, चार्ज कर रही है। तो हर 1 लीटर पेट्रोल जो आप खरीदते हैं, 145 रुपया ये हुकूमत अपनी जेब में डाल रही है। और वो खर्च कहां पर होता है, आपको और मुझे कभी नहीं बताया जाएगा। आमतौर पर जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां दौड़ती हैं, उनमें डाला जाता है। इस मुश्किल वक्त में अवाम को रिलीफ देने के बजाय मजीद तकलीफ दी जा रही है। और सबको मालूम है कि ये क्यों और कैसे होता है। एक और खबर इसी से जुड़ी है, जो कि वो पेट्रोल के बजाय बिजली के मामले पर है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब से ये हुकूमत आई है, पिछले 3 सालों में पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली के बिलों में 3 साल में सार्फिन से अरबों रुपए टैक्स की मद में बटोरे गए हैं। कितने कितने अरब? 1906 अरब। 1 अरब में 100 करोड़ होता है। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से आपको लूटा जा रहा है सिर्फ 3 साल में। 1906 अरब रुपए। और ये दस्तावेजात सामने आई हैं जिनकी रोशनी में आपको बताया जा रहा है, ये हवा में बात नहीं है। और इसमें जो डिस्कोज ने बिजली सार्फिन से 2022-23 में 507 अरब टैक्स वसूल किया है, ये उसी का हिस्सा है जो आपसे लिया जा रहा है। 23-24 में 698 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी ने 3 साल में 232 अरब रुपए, लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी ने 532 अरब से ज्यादा टैक्स वसूल किया। गुजरांवाला की अपनी डिटेल्स हैं, फैसलाबाद, मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी, पेशावर, हजारा, कोयटा, इन सब ने एक रकम बताई जा रही है कितना कितना टैक्स आपसे वसूल किया है। और ये सब जायज नहीं था, यानी कि ये बनता नहीं था। जैसे पेट्रोल पर आपसे लिया जा रहा है, ऐसे बिजली में पिछले 3 साल में क्या कुछ होता रहा, ये मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये सरासर मुकम्मल तौर पर नाइंसाफी और ज्यादती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मेरा काम आपको बताना है और मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा अगर हम आलमी मंजरनामे पर नजर डालें तो आज 13 मई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पहुंचना है। और चीन रवानगी से पहले उन्होंने 2 अहम बयान दिए हैं। पहला ये कि हमें चीन से कोई मदद नहीं चाहिए, इस मामले में मैं कोई मदद की भीख मांगने नहीं जा रहा हूं। और दूसरा अहम बयान ये है कि ट्रंप ने ये कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो एतमाद था हमारा सालिस के तौर पर, वो अब भी बरकरार है। ये सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि गुज़श्ता रोज अमेरिकी नशरियाती इदारे सीबीएस ने एक खबर शाया की थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने सीज फायर में के दौरान अप्रैल के महीने में ईरान के RC-130 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पनाह करने के लिए रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस पर छुपाए रखा या वहां पर पार्क किए रखा, ताकि वो अमेरिकी बमबारी से तबाह ना हो जाए। यानी कि इधर पाकिस्तान मुज़ाकरात में मदद कर रहा था और दूसरी जानिब पाकिस्तान अमेरिका के मुखालिफ ईरान के साथ मिला हुआ था। इन खबरों के बाद अब ट्रंप ने यह कहा है कि मेरा एतमाद फिर भी पाकिस्तान से नहीं उठा है। सदर ट्रंप की जानिब से बयान में नशरियाती इदारे सीबीएस न्यूज़ में शाया होने वाली इस खबर के तनाजुर में आया है, जो कि मैंने आपको बता दी है। लिहाजा जो भारत को एक शौक चढ़ा हुआ था कि शायद अब पाकिस्तान से ट्रंप का एतबार उठ जाएगा, वो अफसोस के साथ भारत की ख्वाहिश ही रही है। ट्रंप चाइना पहुंच रहे हैं, 2 रोज़ा दौरा है, 13 से लेकर 15 मई तक रवाना हो चुके हैं वो अमेरिका से। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या डेवलपमेंट होती है। वो यकीनन इस जंग के बारे में तो बात करेंगे ही, दीगर मामला भी ज़ेर गौर आएंगे। एक और अहम मामला है पाकिस्तानी सियासत का, जिसमें खलबली मची हुई है, और वो 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है। 26वीं आईनी तरमीम हुई, फिर 27वीं हुई और अब 28वीं की तैयारी है। और इस पर चीज़ें बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। और इस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो अभी भी बरकरार हैं। और वो वजह बन सकते हैं इस हुकूमत के गिरने का, अगर पीपल्स पार्टी अलग हो जाती है। ज़रा ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश कर रही है कि आप इस
28वीं तरमीम में शामिल ना हों और हुकूमत को छोड़ दें। लेकिन अब हुकूमत मुतहर्रिक हो गई है। हमने देखा 2 रोज़ पहले शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की अहम मुलाकात भी हुई है और अब ये बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ता जो है वो बहुत अहम होगा इस सिलसिले में। ज़राए बताते हैं कि इस तरमीम पर मुशावरत भी कर ली गई है। इस तरमीम में क्या कुछ शामिल है, इस पर थोड़ी-सी बात करूँगा मैं अभी आगे चलकर। और इस मुलाकात में स्पीकर अयाज सादिक भी शरीक थे। ज़ाहिर है कि ये कानूनी मामला है, इसमें स्पीकर जो ही शामिल होता है तो समझ जाइए कि अब मामलात सीरियसली आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी फैसला किया गया कि ईद उल अज़हा से पहले 21 मई को ये पार्लियामेंट में या कौमी असेंबली में पेश किए जाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है और इसमें एनएफसी अवार्ड को लेकर बहस की जाएगी। नए सूबों के क़याम पर इसमें बात नहीं होगी, ये ज़राए से सामने आ रहा है। एनएफसी अवार्ड के ज़रिए वफाक जितना पैसा कमाता है, दरअसल ये 18वीं तरमीम थी जिसमें एनएफसी अवार्ड्स को लाया गया था। विफाक जो पैसा कमाता है वो सब सूबों में बराबर तकसीम करने की बात है। अब उसको उसके मुताबिक जो सूबा जितना मेहनत करेगा, जितना पैसा कमाएगा उसको उतना मिलेगा। इस हिसाब से बात होने जा रही है, इसको ख़त्म कर रहे हैं। बेसिकली 28वीं तरमीम जो है वो 18वीं तरमीम की नफ़ी है। इसीलिए पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ही 18वीं तरमीम की थी और वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी की हुई तरमीम को ख़त्म किया जाए क्योंकि उस वक़्त कुछ सोच समझ कर की गई होगी। लेकिन इस मामले पर अब मुतहर्रिक हो चुके हैं नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी-बड़ी ऑफ़र्स की जा रही हैं कि आपको ये दे सकते हैं, फलाँ दे सकते हैं, ज़रा इस पर ताउन कीजिए। और अगर ताउन ना किया तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत टूटने की तरफ बढ़ सकती है पीपल्स पार्टी के साथ केसेस सामने आएँगे जैसे कुछ होता है। बहरहाल ज़राए ने ये भी बताया कि गुज़श्ता रात को ऐवान सदर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं के दरमियान भी मुशावरत हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना भी इस पर मुतहर्रिक हैं और उन्होंने ब्रीफिंग दी है एनएफसी अवार्ड के ज़रिए जो पैसा सूबों में तक़सीम किया जाता है उसके बारे में। यहाँ पर ये बात ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस सब के मुखालिफ हैं। उन्होंने पिछली तरमीम में ये कहा था कि हमने इसमें तो साथ दे दिया है हुकूमत का, आइंदा हम साथ नहीं देंगे। और इस मामले में एक बार फिर से ऐसा लगता है कि बॉल जाएगी मौलाना फजलुर रहमान के कोर्ट में। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को बना पाएगी, उनको अपने साथ मिला पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। एक और अहम और दिलचस्प खबर ये है कि पाकिस्तान ने मई की जंग में भारत को जब शिकस्त दी है, उसकी सेलिब्रेशंस हाल ही में ख़त्म हुई हैं और अब वज़ीर इत्तलात पंजाब जनाब उज़्मा बुखारी साहिबा ने या अज़्मा बुखारी साहिबा ने एक ऐलान किया है और वो ऐलान ये है कि आइंदा से पाकिस्तान की जो निसाब की किताबें हैं, मुआशरती उलूम या मुतालिया पाकिस्तान है माफ़ कीजिएगा, उसमें ये जो जंग है मार्का-ए-हक़ इसको शामिल किया जाएगा। और जब इसका तज़किरा होगा, तो याद रखिए, ये जुमला कहीं न कहीं ज़रूर आएगा कि इस जंग के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। तो यानी कि जो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो उनके बारे में अब बच्चे अपने स्कूल की किताबों में पढ़ेंगे। ये छोटी बात नहीं होती है। ना सिर्फ़ ये बल्कि ये भी फ़ैसला किया गया है इसी वज़ारत इत्तलात की कमेटी के इजलास में कि अ, आने वाले दिनों में फ़िल्म बनाई जाएगी मार्का-ए-हक़ के ऊपर, कई फ़िल्में बनाई जाएँगी, इस पर बाकायदा बजट खर्च होगा। पता नहीं वो कोई देखेगा या नहीं देखेगा और फ़िल्में कैसी बनेंगी, लेकिन इसके लिए भी काम का आगाज़ कर दिया गया है। और एक और अहम चीज़ कि हुब्बुल वतनी, वतन से प्यार के जज़्बात जो हैं, वो जो सुबह असेंबली से पहले बच्चों की एक तक़रीब होती है जिसमें वो लप्पे आती पढ़ते हैं, कौमी तराना और दुआ होती है, उसमें भी हुब्बुल वतनी को लेकर कुछ ख़ास जुमले और दुआएँ वगैरह शामिल किए जाने का ऐलान किया गया है वज़ारत इत्तलात पंजाब की जानिब से। ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों की ज़हन साज़ी में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं और ऐसा करने से बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके दिलों में फ़ौज का एक एहतराम पहले से मौजूद होगा क्योंकि जब मार्का-ए-हक़ पढ़ाएँगे, आर्मी चीफ़ को ग्लोरीफ़ाई करेंगे किताबों में, तो वो उस शख्सियत की परस्ती पर आएँगे और वो समझेंगे कि आर्मी चीफ़ जो है वो मसीहा होता है, उससे बहुत प्यार करना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। लिहाज़ा कल को अगर आर्मी चीफ़ या फ़ौज कुछ गलत करेगी, तो एक बच्चा जिसकी ज़हन साज़ी पहले से कर दी गई है स्कूल में, किताबों के ज़रिए और बाकी सब फ़िल्मों के ज़रिए, तो वो फिर वो आर्मी चीफ़ या फ़ौज के खिलाफ बोलने से पहले हज़ार बार सोचेगा। तो ये एक अच्छी टेक्नीक है। इसके अलावा इस इजलास में ये भी कहा गया कि डीजीआईएसपीआर से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो जो स्कूलों का दौरा कर रहे थे कॉलेजेस का, उसको प्लीज़ जारी रखें, वो बहुत अच्छा इकदाम है। दिलचस्प। आगे बढ़ें तो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि एक कोकेन क्वीन पिंकी जिसका नाम अनमोल है, कराची से गिरफ्तार हुई एक लड़की या एक खातून जिसके बारे में बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं, उस पर 21 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज थे और अब ये खबर सामने आ रही है कि ये मामला कराची तक नहीं रुका। उसको बहरहाल अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, वो पुलिस की कस्टडी में बाहर नहीं निकली अब तक।
लेकिन अब ये मामला सेनेट में जा पहुंचा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ, जिसमें अनमोल उर्फ पिंकी केस पर बहस की गई और मामले का बाकायदा नोटिस ले लिया गया। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम ने डीजी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को आइंदा इजलास में तलब कर लिया और कहा कि इस पर मुझे मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए कि ये लड़की जो है पिंकी किस किस को मनशियात देती थी। ये भी कहा गया इस इजलास में कि समीना ज़ाहिरी साहिबा जो सेनेटर हैं, बलूचिस्तान से रुकने असेंबली हैं और इस कमेटी के रुकन हैं, उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के फ़ोन नंबर पब्लिक कर देंगे जिन लोगों ने इससे मनशियात खरीदी हैं। तो अब देखना यह है कि ये मामला कहाँ तक जाता है। इससे ये तो नज़र आ रहा है कि कुछ हद तक तो कानून ऊपर से अ, असर डालता है क्रिमिनल्स पर, मगर देखते हैं ये क्या होता है। कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। कुछ दिनों में अवाम भी भूल जाएंगे और ये भी भूल जाएंगे और मीडिया भी भूल जाएगा। बहरहाल, दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, उसमें एक बार फिर से थोड़ी-सी खराबी नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर से बढ़ गई है। पाकिस्तान ने इल्ज़ाम भारत के ज़रिए अफ़गानिस्तान की जो मदद होती है, उस पर लगाया है कि भारत सोचता है, अफ़गानिस्तान में प्लान बनता है, बंदे, रिसोर्सेज़ सब वहीं से आते हैं और पाकिस्तान में आकर एग्ज़ीक्यूट हो जाता है। इस पर पाकिस्तान का गुस्सा अफ़गानिस्तान के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। बन्नू में हमने देखा हाल ही में एक पुलिस चेक पोस्ट पर हमला हुआ, 15 एहलकार पुलिस के शहीद हो गए थे। 3-4 रोज़ पहले की बात है। और अब ये मामला वज़ीर दिफ़ा ने जो ख्वाजा आसिफ़ हैं, उन्होंने उठाया और उन्होंने जो बयान दिया है, वो थोड़ा-सा ख़तरनाक इसलिए है कि वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को कहा कि दहशतगर्दों की पुश्तपनाही ना करें, अगर बात नहीं मानी तो फिर खुली जंग होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जंग अब दिल्ली से नहीं, काबुल से है। काबुल में और दिल्ली में कोई फ़र्क नहीं रह गया। वो ये भी कहते हैं कि अ, अफ़गानिस्तान हिंदुत्व जो आरएसएस है, उनकी जंग लड़ रहा है, वो भी हमारे खिलाफ लड़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ी कोशिशें की हैं और उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब हमारे साथ नहीं लड़ेगा, वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए हमारे साथ लड़ेगा और वो ऐसा काफ़ी अरसे से करता आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। भारत अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करवाता है और पाकिस्तान एक रास्ते से भारत में कार्रवाइयाँ करवाता है। देखना ये है कि अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर जंग होती है अफ़गानिस्तान के साथ, इसमें क्या होगा वो तो फिर वक़्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया है। अभी मार्च में 16 मार्च को पाकिस्तान ने एक बड़ा अटैक किया था अफ़गानिस्तान पर, लेकिन वो गलत हो गया था। और बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी ने इस पर एक खबर शाया की है, जो पाकिस्तान ने एक बड़ा हमला किया था अफ़गानिस्तान पर, उसमें तकरीबन 270 मरीज़ मारे गए थे और रिहैबिलिटेशन सेंटर पे बॉम्ब गिरा दिया था। पाकिस्तान ने झुटलाया था कि ये दहशतगर्दों की आमाजगाह थी जिस पर हमने हमला किया है। लेकिन अब ये साबित हो रहा है कि ये दहशतगर्द नहीं थे, बल्कि एक रिहैब सेंटर था, जहाँ पर पाकिस्तान ने बॉम्ब गिराया। इंटेलिजेंस फेलियर है, बहुत बड़ा है और इसको वॉर क्राइम में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जंग के दौरान आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। जैसा कि इसराइल ने किया है फ़लस्तीन के साथ, वो वॉर क्राइम्स हैं। अमेरिका ने किया है ईरान के साथ, जो स्कूल पे बॉम्ब फेंक दिया, वो वॉर क्राइम है। पाकिस्तान ने किया अफ़गानिस्तान के साथ कि रिहैब सेंटर पर बॉम्ब गिरा दिया, ये वॉर क्राइम है और ये बीबीसी ने इस पर एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया कर दी है। इसी तरह से दोस्तों एक और खबर के मुताबिक, जो कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कि महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध की जानिब से मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। सिंध और पंजाब दोनों में मौसम गर्मा की जो तातीलात हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। सिंध में जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो 1 जून 2026 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक होंगी, जबकि पंजाब में 3 माह की तवील तातीलात होंगी, छुट्टियां होंगी और गर्मियों की छुट्टियों का आगाज 22 मई से होगा और 23 अगस्त तक छुट्टियां रहेंगी और 24 अगस्त को स्कूल्स दोबारा खुलेंगे। हमारे बचपन में 14 अगस्त हम स्कूल में मनाया करते थे, जो इंडिपेंडेंस डे होता था। बहरहाल, ये आपके सामने एक अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट, उसकी रैंकिंग में बेहतरी हुई और पाकिस्तान 3 दर्जे मजीद ऊपर आ गया है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स एक वॉचडॉग है जो मॉनिटर करता है, क्रेडिबल इदारा है, 20 साल से काम कर रहा है, इसकी रिपोर्ट को झुटलाया नहीं जा सकता है। ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है उसकी वक़्त में थोड़ा-सा इजाफा हुआ है और 3 दर्जे तरक्की हो गई है। 2026 की रैंकिंग जारी कर दी गई है और पाकिस्तानी पासपोर्ट अब दुनिया भर में 100वें नंबर पर आ गया है और 30 ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान को ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं। यानी कि अगर आप पाकिस्तान से फ्लाई करेंगे, आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए, आप सिर्फ टिकट लेंगे और उन 30 ममालिक में जाकर लैंड कर जाएंगे।
आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा तो। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। इसकी वजह ऑफ कोर्स जो हालिया माफ़ कीजिएगा, अमेरिका-ईरान जंग में पाकिस्तान ने सालिसी की कोशिशें की हैं, उसमें जो पॉज़िटिव किरदार रहा है, वो इसकी मुमकिना वजह है और इसके अलावा तो कोई बड़ा काम नहीं किया हमने। बहरहाल एक ये अच्छी खबर है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी हुई है, मगर क्रिकेट की रैंकिंग में पाकिस्तान में तनज़्ज़ुल ही देखी जा रही है और बहुत ही बुरे हालात हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाज हैं, उनकी रैंकिंग जारी की है और एक भी पाकिस्तानी टॉप 10 बैटर्स में शामिल नहीं है। बाबर आजम 23वें नंबर पर हैं और ये सबसे बेस्ट नंबर माना जा रहा है। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं जो आईसीसी ने रैंकिंग जारी की है टॉप 10 प्लेयर्स की। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मैं यहां से आपको क्विकली पढ़कर सुनाना चाहता हूं। नंबर 1 पर जो रूट हैं इंग्लैंड के, फिर इंग्लैंड के ही हैरी ब्रूक हैं, फिर न्यूजीलैंड के ट्रेविस हेड हैं, स्टीव स्मिथ चौथे नंबर पर हैं, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पांचवें नंबर पर हैं, श्रीलंका के कैमेंडू मेंडिस छठे नंबर पर हैं और उसके बाद भारत के हैं शुभमन गिल नौवें नंबर पर, यशु जायसवाल, आई एम सॉरी अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, आठवें नंबर पर हैं और श्रीलंका के दिनेश चंदीमल 10वें नंबर पर हैं आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक। तो दोस्तों, ये थी अहम और ज़रूरी खबरें। उम्मीद है कि आप तक ये पहुंच चुकी होंगी। आपकी इन पर क्या राय है ज़रूर इज़हार कीजिए और हमारा ये फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।